हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जेईई मेन 16 मार्च 2021 का सिर्फ वन पेपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप अप टू डेट रहें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला सवाल है असर्शन रीजन पे बेस्ड है। असर्शन है साइज ऑफ Bk3+ आयन बार्केलिनियम जिसे कहते हैं इज लेस देन नेपच्यूनियम 3+ आयन। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं 5f सीरीज एलिमेंट में, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 5f सीरीज एलिमेंट में दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, आपका Bk भी और नेपच्यूनियम भी। 3+ की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपका Bk3+ का जो साइज है वो नेपच्यूनियम 3+ से आपका छोटा है। लेकिन इसका जो एक्चुअल रीजन होना चाहिए वो होना चाहिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट जो आर है वो आपका फॉल्स है। सो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 4। एनटीए ने आंसर 3 डिक्लेयर किया है, ठीक है, जो कि गलत है। बोनस मिलना चाहिए आप लोग को, तो इसमें आंसर आपका करेक्ट आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि आप देख सकते हैं रीजन में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जबकि एक्टिनॉइड होना चाहिए। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन इज स्टोर्ड इन द बॉडी। देखिए ए डी ई के आप इस तरह से याद कर सकते हो। ये जो आपका विटामिन होता है ये विटामिन फैट सॉल्युबल होता है। अब अगर ये फैट सॉल्युबल होगा तो ये हमारे बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टोर होकर रह सकता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका विटामिन ए एंड विटामिन डी होगा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। आते हैं हमारा अगला सवाल है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट बोथ CaCl2 6H2O। देखिए इसको हम डी हाइड्रेट कर रहे हीटिंग में बोला जा रहा है, तो हम लोग हिट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O। जब आप कैल्शियम क्लोराइड को हिट करते हो तो आपको मिलता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस 6 वाटर। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर आप हिट करते हो तो आपको मिलता है MgO प्लस 2HCl और प्लस 6H2O। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली में इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जा रहा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक वेयर एज द ऑक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप आर एसिडिक बोला जा रहा है। जबकि अगर हम बात करेंगे अदर ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, तो ये सारे चूंकि मेटल ऑक्साइड है इसलिए इनका नेचर हो जाएगा आपका बेसिक, इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो आपका फॉल्स हो जाएगा। इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा 2। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। आते हैं हमारा अगला सवाल है। देखिए यहाँ पे आपको इस रिएजेंट में डाइबाल H यूज करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको पता होगा तो डाइबाल H बेसिकली क्या होता है कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है और इसके साथ आपका आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर आपका लगा होता है। तो दो आइसोब्यूटाइल का इस तरह से आपका स्ट्रक्चर लगा रहेगा। तो ध्यान से देखिए, चूंकि ये एक बल्की हाइड्राइड है सो यहाँ पे ये जो H का निकलने का रिएक्टिविटी जो हो जाएगा वो काफी कम हो जाएगा। तो अगर H के निकलने का रिएक्टिविटी अगर कम हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इसे रिड्यूस करने का कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगा। और हमें याद होना चाहिए कि जो आपका डाइबाल H का स्ट्रक्चर होता है इसमें ये सिर्फ क्या करता है, ईस्टर को, अगर ये ईस्टर रहेगा तो उसे एल्डिहाइड तक रिड्यूस करके वो छोड़ देगा। ठीक है, और प्लस आपका अल्कोहल, अगर ये R- है तो R-OH बना लेगा। ये बेसिक रिएक्शन होता है अगर डाइबाल H के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए तो। यहाँ देखिए ये आपका साइक्लिक ईस्टर है, तो अगर ये साइक्लिक ईस्टर है तो सिर्फ उसे क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, और बाकी डबल बॉन्ड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे OH हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपका बन जाएगा ये एल्डिहाइड। सो ये आप आंसर देखिएगा तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा ये सेकंड नंबर, तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हमारा अगला सवाल है। यहाँ लिस्ट 1 लिस्ट 2 में, लिस्ट 1 में कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस दिया हुआ है, बोला जा रहा है उससे क्या हम लिस्ट 2 में जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। हैबर्स प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में से ए का आपका 3 हो जाएगा। उसी तरह से ऑसवाल्ड प्रोसेस की बात करें तो जो ऑसवाल्ड प्रोसेस है इससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं HNO3 का, सो इसलिए बी का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 1। अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, सो सी का करेक्ट स्टेटमेंट 4 हो जाएगा। और बोला जा रहा है हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस जिससे एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं एक्सट्रैक्शन के दौरान, सो डी का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। तो इसलिए 3142 से आपका ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हमारा अगला सवाल है। अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या होता है कि आपका साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कि आपका प्लानर होना चाहिए मॉलिक्यूल।
और तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई मॉलिक्यूल तो हम कहेंगे वो रेजोनेंस है। तो यहाँ पे ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक रेजोनेंस है, प्लानर है, सेटिस्फाइड है। यहाँ पे आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इसलिए नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे इसकी तो टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्लस साइक्लिक रेजोनेंस भी है, प्लानर भी है। सो बी और सी जो है वो एरोमेटिक होगा। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहला बोला जा रहा है एनिलीन का डाइजोटाइजेशन कराया जा रहा है। हमें भी पता है कि अगर हम लोग एनिलीन लेते हैं और उस एनिलीन का अगर हम डाइजोटाइजेशन कराते हैं NaNO2 और HCl और इसे 273 यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं तो हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, तो हमारा फॉर्मेशन होगा N2+Cl- का, यानी ये हमारा प्रोडक्ट बन गया X। अब बोला जा रहा है यहाँ पे हम क्या कौन सा रिएजेंट लेंगे तो ये फिनॉल में चेंज हो जाएगा। तो रिएजेंट इजीली हम ले सकते हैं, सिंपल वाटर से भी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो N2+ और वाटर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड ए। अगर हम यहाँ पे वाटर ले तो वाटर से इजीली हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है उसका ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इजीली इसके N2 को सब्सटीट्यूट कर देगा और प्लस साथ में N2 गैस भी रिलीज करेगा। आते हैं हमारा जो अगला सवाल है, गिवन बिलो आर द टू करेक्ट टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 2 दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे बोला जा रहा था E0 वैल्यू ऑफ C+4 C+3 इज 1.74 मीन्स E0 SRP वैल्यू दिया हुआ है +4 से +3 का आपका 1.74 वोल्ट। और स्टेटमेंट 2 है सीरियम इज मोर स्टेबल इन सीरियम +4। आपको पता होना चाहिए जो सीरियम का जो सबसे स्टेबल स्टेट होता है वो +3 स्टेट होता है इन कंपैरिजन ऑफ +4 स्टेट। इसीलिए आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे E0 वैल्यू जो है वो प्लस में है, प्लस में मतलब ये कि सीरियम +4 से वो इजीली +3 में जाना चाह रहा है, क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। आपने ये तो फॉर्मूला पता होगा -NF E0 सेल। तो अगर E0 सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा G0 नेगेटिव होगा, तो फिजिबल होगा। इसका मतलब सीरियम +4 सीरियम +3 में जाना चाह रहा है। तो ये वाला पॉइंट ये बता रहा है कि सीरियम +3 इज मोर स्टेबल दैन सीरियम +4। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है द फंक्शन ऑफ एंटी हिस्टामिन आर। एंटी हिस्टामिन का फंक्शन, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकता है। एक ये एंटासिड के तरह काम कर सकता है, इसका भी फंक्शन होता है, साथ में ये एंटी एलर्जिक। तो ये दो स्टेटमेंट आप कह सकते हो। फैक्ट बेस्ड है ये क्वेश्चन आपका, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट एक सबसे आप कह सकते हो मतलब कि एक स्पेशल कैटलिस्ट है जिसे हम कहते हैं पैलाडाइज्ड चारकोल। ठीक है, इसमें बेसिकली चारकोल के थ्रू हम क्या करते हैं कि पैलेडियम के सरफेस को पॉइजन करते हैं, इसे ही कहते हैं पैलेडाइज चारकोल, रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा 4। इससे क्या होता है उसका रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन का जो एडिशन का रिएक्टिविटी है वो हम लोग डिक्रीज करते हैं। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 20% H3PO4 है और इसका डिहाइड्रेशन कराया जा रहा है। एसिडिक मीडिया में डिहाइड्रेशन अगर होगा तो ऑब्वियसली वो स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू बन के जाएगा। सो हमारा यहाँ पे आपका बन जाएगा OH2+, ये आपका वाटर बाहर निकल गया तो आपका स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे बन गया। और फिर अगर इसका एलिमिनेशन करा दे तो मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो एक तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा और एक आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका ये बन जाएगा। इसे हम कहते हैं आपका, इसे हम हॉफमैन अल्कीन कहते हैं या हॉफमैन प्रोडक्ट कह सकते हैं, और इसे हम सेटजेफ अल्कीन कहते हैं। तो ये आपका मेजर हो जाएगा। तो ए का तो हमारा फॉर्मेशन हो गया। बी बोला जा रहा है यहाँ पे हम लोग क्लोरीन लिया हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और ध्यान से देखिए एक बल्कि बेस है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन दिया हुआ है। तो ये क्या करता है वहाँ के H को एलिमिनेट करेगा जो लेस बल्कि है। तो ये आपका 1 डिग्री है और यहाँ वाला आपका 2 डिग्री है, तो ये ज़्यादा बल्कि है, तो इसलिए ये ज़्यादा फेवर करेगा इसके H को निकालना। तो जो यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, मतलब यहाँ पे हॉफमैन अल्कीन जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट बी आपका ये बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज H2O2 कैन बोथ ऑक्सीडाइज। हमें पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है बेसिक मीडियम में। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद मतलब स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 में
इन द हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन इकोनॉमी कहने का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल को एज अ गैस या एज अ लिक्विड हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जब इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो बेसिकली ये एज अ फ्यूल हम इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जब हाइड्रोजन का इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इसका जो एनर्जी कंटेंट होता है वो हमेशा सेव रहता है, लेकिन उसी तरह से हम एनर्जी का ट्रांसमिशन जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में करें या किसी अदर फॉर्म में करें तो वहाँ पे एफिशिएंसी 100% नहीं होता है। इसीलिए हाइड्रोजन इकोनॉमी के अगर अंडर में बात किया जाए तो इस तरह का अगर ट्रांसमिशन किया जाएगा डाई हाइड्रोजन के फॉर्म में तो वो ज़्यादा सुटेबल होता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी आपका करेक्ट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। आते हैं हमारा अगला सवाल है, द टाइप ऑफ पॉल्यूशन दैट गेट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर हम डे टाइम पे बात करें तो डे टाइम पे ऑटोमोबाइल के कारण एंड फैक्ट्रीज के कारण क्या होता है कि काफ़ी सारा जो भी आपका निकलता है पॉल्यूटेंट जैसे कि बेसिकली NO2, NO, SO2, तो ये क्या होता है कि ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ O3, और O3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का फॉर्मेशन करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 14 असर्शन ए, इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन कहा जा रहा है। एसीटोन का जो इनॉल फॉर्म है ये आपका हो गया इसका कीटो फॉर्म, और इसका इनॉल फॉर्म आपका ये मैं यहाँ पे बना दिया इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे परसेंटेज जो इनॉल है वो नियरली आपका 0.1% से भी कम है, और कीटो परसेंट यहाँ पे डोमिनेटिंग है। अब बोला जा रहा है कि जब हम एसिटाइल एसीटोन का हम लोग फॉर्म लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है CH3CO, CH2O एंड CH2O, और उसके बाद बोला जा रहा है CH3 ना, तो यहाँ पे ये एक्चुअली आप कह सकते हो हाँ CH2 और C डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये आपका CH3, और जब इसका इनॉलिक फॉर्म हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो CH3OH CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे CO CH3, और यहाँ पे ये H का इस O से इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होना शुरू हो जाता है। तो इस H बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे जो इनॉल कंटेंट होता है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, यहाँ पे कीटो फॉर्म ज़्यादा होगा, यहाँ पे कीटो फॉर्म यहाँ पर भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है इनॉल फॉर्म 15% है, क्योंकि एच बॉन्डिंग के कारण इसका इनॉल कंटेंट बढ़ जाता है। तो रीजन दिया हुआ है कि इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन स्टेबलाइज बाय इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट जो ए है वो करेक्ट है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। आते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, which of the following does not involve Hofmann bromide degradation reaction। ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है, Br2NaOH डायरेक्ट हैलोजन और एल्कली लिया हुआ है। तो जब भी हम हैलोजन और एल्कली लेते हैं तो इसके प्रेजेंस में डायरेक्ट आपका CH2 और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड हो तो बाहर निकल जाएगा, तो CH2NH2, तो यानी इसमें तो डायरेक्ट आपका इन्वॉल्व है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में कहते हैं हम लोग। चलो आते हैं हमारा, देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे साइनाइड है, इसका KOH और H2O। तो जब हम लोग साइनाइड को KOH और वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो एक्चुअली में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है इसलिए ये पहले बनाता है अमाइड, और फिर उसके बाद इसका रिएक्शन कराया जा रहा है Br2NaOH से। तो ठीक है, यहाँ पर भी तो हॉफमैन ये वाला जो स्टेप है ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका बन गया NH2, मतलब ये तो इन्वॉल्व कर रहा है, 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व किया है। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, थर्ड में बोला जा रहा है सबसे पहले ये जो आपका रिएजेंट है, देख लेते हैं क्या रिएक्शन हो रहा है एक एक करके। CH3 पहले इसे रिएक्शन कराया जा रहा है Br2NaOH, तो भाई ये तो हेलोफॉर्म रिएजेंट है, तो हेलोफॉर्म रिएजेंट होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH2CO, और यहाँ आपका लग जाएगा OH। अब बोला जा रहा है इसको रिएक्शन NH3 के साथ कराया जा रहा है, NH3 और हीट, तो NH3 हीट के साथ कराएंगे तो ये आपका CH2 और यहाँ पे आपका लग जाएगा CONH2। उसके बाद बोला जा रहा है LiLH4, तो जब हम LiLH4 लेंगे सो ये आपका बन जाएगा CH2 और CH2 और NH2, ये प्रोडक्ट बना हमारा यहाँ पे बनेगा। तो देखो जब ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपका बन रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो आपका रिएक्शन है यहाँ तो फेवर नहीं कर रहा है तुम्हारा इस चीज़ को, तो यहाँ पे कहीं पर भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पे CH2NH2 लिखा हुआ है, जबकि अगर हम यहाँ पे करेक्ट देख रहे हैं तो CH2 C डबल बॉन्ड Cl हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद CONH2 आ जाएगा, फिर रिडक्शन में ये रिड्यूस होता है तो CH2 CH2 2 कार्बन होना चाहिए था, यहाँ पे एक कार्बन कम है, ऑप्शन ये वाला थोड़ा सा इनकरेक्ट है।
सो यहाँ पे थर्ड में कहीं पर भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आप कह सकते हैं आपका थर्ड, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है NH3 होगा। सो हमारा जो अगला यहाँ पे फॉर्म बनेगा वो बनेगा CONH2, और उसके बाद जब आप इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन यहाँ पे करा दोगे तो ये आराम से इजिली बन जाएगा NH2। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका 3। आते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम द ओर्स। देखिए अगर मान लेते हैं कि सल्फर हमें ओर से हटाना होता है तो हम लोग उसे कहते हैं रोस्टिंग। जैसे ZNS है, हमें सल्फर हटाना है तो ZNO प्लस SO2, ठीक है। सो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, रोस्टिंग देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2। देखिए यहाँ पे आपका कुछ ऑक्सो एसिड का नाम दिया हुआ, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का बताना है। तो सबसे पहले हाइपोफॉस्फोरस की बात करते हैं। तो हाइपोफॉस्फोरस, उसके बाद दिया हुआ आपका ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, एंड देन उसके बाद हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। देखिए एक्चुअली ये नॉमेनक्लेचर होता है IUPAC का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। अगर आप लोग को ये अगर पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप जाके कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए आप लोग को एक सेपरेट आपका वीडियो बना दूंगा। फॉस्फोरस एसिड, तो हाइपोफॉस्फोरस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका H3PO2। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑर्थोफॉस्फोरस का, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, तो H3PO4, ये आपका हो जाएगा H4P2O6, और ऑर्थोफॉस्फोरस हो जाएगा H3PO3। अब सब में ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका +1, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका +5, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। तो 1 5 4 3, तो ये आप मैच कर सकते हैं अब इजीली। सो यहाँ से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 है। तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि ऑप्शन 1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हमारा अगला सवाल है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असोसिनेट, ठीक है। यहाँ पे असोसिनेशन का क्वेश्चन है। वाटर का बोला जा रहा बॉन्ड एंगल इतना है, तो हमें पता है कि जो वाटर है वो इस तरह का बेंट स्ट्रक्चर होता है, इसके पास ये 2 लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर के कारण यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो होता है 104.5 डिग्री। ऐसे कायदे से होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन लोन पेयर के कारण, रिपल्शन के कारण बॉन्ड पेयर में ये बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे रिपल्शन होता है किसका, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो लोन पेयर रिपल्शन एक दूसरे को किया, तो ये इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, थोड़ा सा बॉन्ड और पास आ गया, जिसके कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। इसी थ्योरी को जो है वो वेस्पर थ्योरी भी हम लोग कहते हैं, वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। सो ये आपका स्टेटमेंट ए तो आपका करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है बोला जा रहा है लोन पेयर रिपल्शन जो है वो हायर है। तो लोन पेयर रिपल्शन हायर है, बिल्कुल सही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि आपका स्टेटमेंट जो आपका आर है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। In chromatographic technique, the purification of the compound is independent of mobility और flow of solvent system पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि रिटार्डेशन जो फैक्टर हम लोग निकालते हैं क्रोमेटोग्राफिक में, वो यही बताता है कि सॉल्वेंट कितना, मतलब कि बेसलाइन से ऊपर है, बेसलाइन से नीचे, वो डिस्टेंस, यानी कि पहला फैक्टर तो डिपेंड करता है। सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, अब अगर सॉलिबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली तो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो इंक्रीज डिक्रीज करता है। उसी तरह से लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ टी और TLC ब्लेड, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर लेंथ ऑफ कॉलम होगा तो बेसलाइन से उसका डिस्टेंस जो होगा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और फिजिकल स्टेट ऑफ द प्योर कंपाउंड, इस पे कोई डिपेंडेंस नहीं होता है। प्योर स्टेट, याद रखना कि कंपाउंड के फिजिकल स्टेट पे किसी भी तरह का कोई डिपेंडेंस क्रोमेटोग्राफिक में नहीं हम लोग कंसिडर करते, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट होगा। आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रुप 15 एलिमेंट विच इज अ मेटल एंड फॉर्म्स अ हाइड्राइड विथ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे सभी का हाइड्राइड लिख लेते हैं हम लोग, PH3, उसके बाद है SbH3, ASH3 एंड BiH3। बोला जा रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एमंग। तो सबसे पहला तो बात आप ये देख लो कि ये एक्चुअली में है मेटल, तो ये इजीली जो है वो हाइड्राइड को रिलीज कर सकता है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कि आप देख लो बॉन्ड लेंथ देखोगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, आर्सेनिक H का बॉन्ड लेंथ ये हो जाएगा, Bi और H का बॉन्ड लेंथ ये हो जाएगा, तो ये इजीली ब्रेक कर सकता है। तो ये H जो है वो इजीली प्रोवाइड कर सकता है, तो BiH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा एमंग ऑल दीज हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट्स। आते हैं, हमारा अगला सवाल है, फॉर अ रिएक्शन दिस एट 495 डेल्टा G नॉट दिया हुआ है,
तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू होता है -2.303 RT इंटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 9.478 दिया हुआ है, -2.303, आर का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर हमें दिया हुआ 495 इंटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा ये वैल्यू आपका 10। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ए गैस है और यहाँ पे आपका बी गैस है, बोला जा रहा है ए का हमने कितना मिलीमोल्स ले रखा है, तो हमने 22 मिलीमोल्स ले रखा है, तो उस समय ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 22 माइनस एक्स और ये एक्स हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, x/22 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो यहाँ से आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका वैल्यू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, हाँ, तो x इज इक्वल्स टू हमने लिखा 220 माइनस 10x, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x का वैल्यू आपका 20 मिलीमोल्स। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था कि B का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कितना हो जाएगा, तो 20 मिलीमोल्स। आंसर भी आपका क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। आते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल है, कंप्लीट कंबशन ऑफ द 750 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग ऐसा करते हैं, और ये बोला जा रहा है कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने कंप्लीट कंबशन करा दिया, इसने CO2 रिलीज किया और वाटर रिलीज किया। CO2 बोला जा रहा है जो रिलीज हुआ है वो 420 ग्राम है, और वाटर जो है वो आपका दिया हुआ है 210 ग्राम। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो आपका दिया हुआ है 15.3, और हमें हाइड्रोजन का निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं 750 ग्राम जो डाटा दिया हुआ ना, इसी के अकॉर्डिंगली चेक कर लेते हैं, ज़्यादा आसान तरीका हो जाता है बनाने का। अदरवाइज एक और मेथड है कि इक्वेशन को बैलेंस कर लो, मोल कंसेप्ट का इक्वेशन लगा दो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से भी बना सकते हैं। देखो जैसे कि हमने लिखा भाई कि 420 ग्राम जो है, ठीक है, ये CO2 के पास, ठीक है, कितना ग्राम आपका कार्बन होगा, तो हमने लिखा 422 ग्राम ऑफ CO2 हैव 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, सो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि हम बात करते हैं CO2 का, तो CO2 को हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं, देखो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, मान लो, देखो आप इसको ऐसे समझो कि अगर मान लेते हैं ये 44 ग्राम लेते हैं, 44 ग्राम, तो 44 ग्राम CO2 कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन। तो यहाँ से 420 ग्राम अगर CO2 की बात करेंगे तो ये आपका 12/44 इंटू 420 ग्राम आपका CO2 दे देगा, कार्बन दे देगा। अब अगर इस कार्बन में, ठीक है, अगर इस कार्बन में अगर हम बात करें कि भाई कितना परसेंटेज होगा, तो हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं। कितना कार्बन का यहाँ पे अवेबिलिटी था हमारे पास, तो यहाँ पे कार्बन का जो अवेबिलिटी है, ठीक है, वो अवेबिलिटी आएगा आपका 114.54 ग्राम। परसेंटेज ऑफ कार्बन चेक कर लिया जाए तो 114.54 बाई कितना वैल्यू है, 750 ग्राम इंटू 100, तो ये वैल्यू आता है 15.3%। तो मतलब यहाँ से डाटा वेरीफाई हो गया, आप यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हो। इसका मतलब ये है कि जितना भी ऑक्सीजन लिया गया होगा वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा से परसेंटेज कार्बन का निकाल के वेरीफाई कर लिया, इससे हाइड्रोजन का निकालना आसान हो जाएगा। कैसे, देखो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे 18 ग्राम वाटर कंटेन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो कितना ग्राम हमारा वाटर है, 210, तो 210 ग्राम जो वाटर होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/18 इंटू 210 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ H अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 2/18 इंटू 210/750 इंटू 100, तो ये इतना परसेंट आ जाएगा, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अबाउट 3% के आसपास ये आ जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो आते हैं, हमारा जो अगला सवाल है ये आपका रेडॉक्स बैलेंसिंग पे बेस्ड है। तो चलिए एक रेडॉक्स बैलेंसिंग का इक्वेशन है, देखते हैं क्या है इक्वेशन। इक्वेशन में बोला जा रहा है MnO4 माइनस, मैं उसके कॉफिशिएंट को अभी नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली अपने से पहले सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या कॉफिशिएंट आता है वहाँ पे। C2O4 2 माइनस, और H प्लस को भी अपन अभी ऐड नहीं करते हैं, Mn+2 और प्लस CO2, बस यहाँ मैंने 4 ले लिया, बाकी जो वाटर अगर एडिशन होगा देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा आपका 86, आपका हो जाएगा +3, और ये आपका +2 और यहाँ पे आपका +4। एन फैक्टर निकाल लेते हैं, 7 से 2 का चेंज यानी कि 5 इसका एन फैक्टर हो गया, और यहाँ पे 3 से 4 गए, 1 का चेंज आया, 1 इंटू 2 इसका एन फैक्टर 2 हो गया।
तो अब ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया आपका 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2Mn है तो इसको हमने 2Mn प्लस 2 कर दिया, और यहाँ पे आपका 10 कार्बन है तो इसको हमने 10 कार्बन कर दिया। अब देख लो कितना ऑक्सीजन है, इधर आपका ऑक्सीजन हो गया 8 और यहाँ पे हो गया आपका 28 और यहाँ पे आपका 20, यानी कि यहाँ पे हमने कर दिया 8H2O और इधर हमने कर दिया 16H प्लस। ये आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस। ध्यान से देखो यहाँ पे H प्लस का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, तो H प्लस का कोफिशिएंट आपको बोला जा रहा है यहाँ पे हमें बस C का वैल्यू फाइंड करना था, तो C का वैल्यू हो गया आपका 16। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16। आते हैं हमारा अगला सवाल है AB2 इज 10% डिसोसिएटेड। ठीक है, तो AB2 को हम लोग पहले डिसोसिएट कर लेते हैं, तो इसे डिसोसिएट करेंगे तो A2 प्लस और प्लस 2B माइनस में डिसोसिएट कर गया, तो N का वैल्यू यहाँ से आ गया 3, तो I का वैल्यू क्या लिखते हैं अपन 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, 1 प्लस N का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 1 और डिसोसिएशन जो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ वो दिया हुआ 0.1। ठीक है, सो यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा 2 0.2 यानी कि 1.2, तो I का वैल्यू हमें पता चल गया 1.2। अब चलते हैं 10 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसका हमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो क्या लिखते हैं हम लोग डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M। तो I का वैल्यू आ गया 1.2, KB का वैल्यू आपका दिया हुआ 0.5 इंटू M का वैल्यू दिया हुआ आपका 10, तो इसे हमने सॉल्व कर दिया तो यह आपका हो गया 6। तो डेल्टा TB को क्या लिखते हैं हम लोग TB माइनस T0B विच इज 100, तो TB इज 106 डिग्री सेल्सियस, ये हमें निकालना था बॉइलिंग पॉइंट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 106। आते हैं हमारा अगला सवाल है द इक्विवेलेंट ऑफ इथाइलिन डाइअमाइन रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द न्यूट्रल लिगेंड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया हुआ है COCl3.4NH3। ठीक है, और ये भी बोल रहा है फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द ट्रांस कॉम्प्लेक्स ऑफ द COCl3। तो सबसे पहले तो इसका हमें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का पहले फॉर्म बनाना होगा, सो हमने लिख दिया CO NH3 होल 4 Cl ट्वाइस एंड यहाँ पे हमने लिख दिया Cl। इसका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से, यहाँ पे हमने कर दिया Cl, यहाँ पे हमने Cl कर दिया और यहाँ पे आपका NH3 और यहाँ पे आपका NH3 और ये NH3 और ये NH3, ये आपका हो जाएगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अब बोला जा रहा है कितना डाइएथाइल अमाइन, यानी कि NH2 CH2 CH2 NH2, देखिए CH2 CH2 NH2 एंड NH2, तो इसे हम शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब यहाँ पे रिप्लेस करना होगा तो किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, तो देखिए ये दोनों अमोनिया को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं Cl Cl और En, तो ये इसको रिप्लेस कर दिया और En ये इसको रिप्लेस कर दिया, तो टोटल 2 En से हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो हमारा CO En ट्वाइस Cl और यहाँ पे आपका हो जाएगा Cl2 और ये आपका हो जाएगा Cl, तो नंबर ऑफ जो डाइअमाइन लगेगा यहाँ पे इथाइलिन डाइमन हो जाएगा आपका 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2। उसके बाद है 6.50 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH, तो यहाँ पे आपका मोलालिटी दिया हुआ है 6.5, तो 6.5 मोलालिटी का मतलब होता है मोल्स पर kg। ठीक है, मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो आपका कितना है 6.5, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो एक्चुअली में कौन है KOH है, तो यहाँ से हम वेट ऑफ KOH निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 6.5 इंटू KOH का मोलर मास आपका हो जाएगा 56 विच इज इक्वल्स टू 364। ठीक है, ये इतना ग्राम हो गया। 1 kg सॉल्वेंट है, मीन्स वेट ऑफ जो वाटर है वो है 1000 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपका 1364 ग्राम, और यहाँ से हमें डेंसिटी जो है वो हमारा दिया हुआ है 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक है, मास बाय डेंसिटी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 364, एक ही साथ लिख सकते थे 364, अब बाई डेंसिटी दिया हुआ 1.89, इसे हमने कैलकुलेट कर दिया, आ जाएगा 721.7 ml, तो वॉल्यूम निकल गया। पूछा जा रहा है इसका मोलारिटी क्या होगा, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 6.5 बाई 721.7 इंटू 1000, जिसका वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है, 9 के अप्रोक्सीमेटली, तो 9 मोल्स पर लीटर लिख सकते हो या तो 9 मोल पर DM क्यूब भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, हमारा अगला सवाल है 27 नंबर,
व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 248 नैनोमीटर, यहाँ पे हमारा वेवलेंथ 248 नैनोमीटर दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाई नॉट का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है। देन डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। सो हमें डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालना है, तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इंसिडेंट, तो इंसिडेंट कितना हो जाएगा 12,400 बाई 2480 माइनस 3, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने निकाल लिया। तो काइनेटिक एनर्जी ये आपका इंसिडेंट एनर्जी है, और माइनस हमने क्या कर दिया फाई नॉट, ये क्या दे दिया काइनेटिक एनर्जी, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। तो ये आपका आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है लैम्डा का, तो लैम्डा का वैल्यू क्या लिखते हैं अपन h बाई रूट अंडर 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 बाई, और ये जो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में निकालना है हमें इंटू 2, तो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, इस पूरे वाले वैल्यू को, ठीक है, अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो हमें एंगस्ट्रम में निकालना है, तो लैम्डा हो जाएगा आपका 9 एंगस्ट्रम। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। आते हैं हमारा अगला सवाल है, टू सॉल्ट A2X MX have the same value of the solubility product, ठीक है। तो सबसे पहले तो A2X को हम ब्रेक करते हैं। तो A2X को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो हमने ब्रेक कर दिया 2A, मान लेते हैं इसको हमने प्लस से कर दिया, तो उसको हमने लिख दिया 2A प्लस, और प्लस हमने लिख दिया X2 माइनस। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S1 मानते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2S1 और ये हो जाएगा आपका S1। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 4S1 क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12। तो S1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 10⁻⁻4। तो यहाँ से तो हमने S1 का वैल्यू निकाल लिया। अब mx के बारे में बात करते हैं। तो mx को भी हमने तोड़ दिया, m प्लस प्लस x माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S2 मानते हैं तो ये भी S2 हो जाएगा, ये भी S2 हो जाएगा। तो S2 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻12। तो S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 10⁻6। अब क्या बोला जा रहा है, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X, यानी कि हमें S1 बाई S2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 10⁻4 और बाई अपन लिखेंगे 2 इंटू 10⁻6। तो इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 50। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50। तो आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी लैटिस। शुरू में वो बीसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज किया जा रहा है, जिसमें उसका ए का वैल्यू दिया हुआ है 27 एंगस्ट्रॉम। इफ द सेम एलिमेंट अंडर द सेम कंडीशन क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, अब इसे एफसीसी में क्रिस्टलाइज कर दिया गया है, तो पूछा जा रहा है इसका ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। बीसीसी के लिए हम लोग कंडीशन क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं A√3 इक्वल्स टू 4R, और एफसीसी के लिए कंडीशन हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं A'√2 इज इक्वल्स टू 4R, क्योंकि A' यहाँ पे चेंज कर जाएगा, क्योंकि एफसीसी में क्रिस्टलाइज करेंगे तो वो चेंज कर जाएगा, लेकिन एटम जो है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे एटम का, तो एटम का तो रेडियस जो है वो तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, उसका हम लोग क्या चेंज करें, क्रिस्टल का लैटिस चेंज कर रहे हैं। तो ये दोनों आपका हो जाएगा सेम, तो यहाँ से A√3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A' इंटू √2। तो A का वैल्यू 27 इंटू √3 इज इक्वल्स टू A' इंटू √2, तो A' का वैल्यू 27√3 बाई √2। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 33 एंगस्ट्रॉम। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 33। आते हैं हमारा लास्ट सवाल है, द डिकम्पोजिशन ऑफ द फॉर्मिक एसिड ऑन द गोल्ड। तो सरफेस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का बात है, सबसे पहले देख लेते हैं। और बोला जा रहा है द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 300 केल्विन मान लिया हमने, और इस पे K1 का वैल्यू दिया हुआ 1 इंटू 10⁻³ अब बोला जा रहा है T2 200 केल्विन है, और यहाँ पे K2 का वैल्यू हमें नहीं पता कितना है, और एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हमें दे रखा है कितना है 11.488 किलो जूल पर मोल। तो एक फॉर्मूला हम लोग को सभी को पता है, log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इस फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो log K2 का वैल्यू तो हमें निकालना है, और बाई K1 का वैल्यू 10⁻³ इज इक्वल्स टू EA का वैल्यू 11.488 किलो जूल में है, तो इंटू 10⁻³ बाई 2.303 इंटू 8 का R का वैल्यू हो जाएगा 8.314 बाई 1 बाई T1 का वैल्यू दिया हुआ है 300 माइनस 1 बाई दिया हुआ है 200। तो यहाँ से आपको निकालना है K2 का वैल्यू। तो जब आप यहाँ से K2 का वैल्यू निकालते हैं वो आता है 10 इंटू 10⁻⁵। सो यहाँ से हमें पूछ रहा है कितना इंटू 10⁻⁵ होगा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 10। ओके, तो ये आपका यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट इस वाले शिफ्ट का। इस तरह से हम लोग अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।